हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का चैप्टर नंबर 3। अभी तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ लिए हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं जो कि डील करता है सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। अभी तक हम बहुत जनरल बात कर रहे थे, अब जो बात हो रही है वो होगी सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। व्हाट अबाउट द सेल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों से डील करता है। तो आपको याद होगा और आपने शायद पढ़ा होगा कि सेल्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी डील होती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। सेल्स ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डील होती है टीपीए में। सो क्या है सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेल क्या होती है, और सेल और बाकी जो हमने हायर परचेज या लीज एक्सचेंज गिफ्ट ये जो हमने पढ़े हैं उनमें और सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए और फॉर मनी। किसी की ट्रांसफर ऑफ किसी प्रॉपर्टी की जब मनी की कंसिडरेशन में ट्रांसफर होती है ओनरशिप, तो कहते हैं कि सेल हो गई है। सेल के अंदर ऑल राइट्स, एब्सोल्यूट राइट्स आर ट्रांसफर्ड। तो अगर हम एसेंशियल ऑफ ए सेल देखें कि सेल के क्या क्या एसेंशियल है, तो कम पहला एसेंशियल है कि इसमें टू और मोर पार्टीज होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट टू पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा है कि सब्जेक्ट मैटर जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है डेफिनेशन पार्ट में कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। जो लैंड है उससे अगर कोई बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं तो वो भी, जैसे रेंट कलेक्ट कर रहे हो आप, या उसमें कोई जैसे प्रॉपर्टी है उसके अंदर ट्रीज लगे हुए हैं उसका फ्रूट्स तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है, तो वो भी बेनिफिट्स हैं। फिशरीज आप कर रहे हो, लैंड में बोटिंग अलाउ आपने किया, आपके पास एक रिवर है या पॉन्ड है जिसमें आप बोटिंग अलाउ कर रहे हो, तो वो भी बेनिफिट्स अराउजिंग आउट ऑफ लैंड है। और एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द लैंड। आपको याद होगा ये डेफिनेशन थी हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो ये सब मिलके बनाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, और अगर इसका ट्रांसफर करना हो तो क्या होगा? इसका ट्रांसफर करना हो तो हमको डील करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 54 ऑफ टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। लेकिन अगर गुड्स, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना है जो कि ये तीनों में से नहीं है, इन तीनों के अलावा अगर कोई चीज है, अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका ट्रांसफर डील होगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के हिसाब से। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि प्राइस इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए सेल, मतलब पैसा देना जरूरी है, मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। और एक कन्वेंस, जो कन्वेंस आपको साइन करना पड़ेगा, कन्वेंस होना बहुत जरूरी है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर लॉ क्या कहता है कि अगर आपकी कोई टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया। टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि लैंड आपका टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इनटेंजिबल। जैसे कि राइट ऑफ फिश, राइट टू फिश, या आप कोई फिश कलेक्ट करने का, अगर पॉन्ड से फिश कलेक्ट करना है आपको, तो वो जो राइट है वो इंटेंजिबल राइट्स है। तो इसी तरीके से आपका किसी चीज पे कॉपीराइट है, वो ऑल्दो द कॉपीराइट पैटेंट्स आर कंसीडर्ड द मूवेबल प्रॉपर्टीज, बट दोज आर इंटेंजिबल। और टेंजिबल क्या होता है? जो आप देख सकते हो। तो अगर कोई टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है, तो आपको कन्वेंस को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। आपका ये रिक्वायरमेंट है, इट इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट कि आपका इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर वो 100 रुपीज से कम है तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं कराओ, इवन डिलीवरी से भी आप सेल कर सकते हो। मतलब डिलीवरी का मतलब आपने उस पर्सन को पोजीशन दे दिया,
क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी को तो आप उठा के दे नहीं सकते। इट इज नॉट लाइक दैट कि आप डिलीवरी कर रहे हो जैसे कि मूवेबल गुड्स को करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप पोजीशन दे देते हो उसका। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं, एक है सेल, दूसरा है गिफ्ट, फिर है एक्सचेंज, मॉर्गेज, है ना, लीज, हायर परचेज। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले सेल में आपको ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन मनी होना जरूरी है। कंसिडरेशन क्या होना जरूरी है, मनी होना चाहिए है। और एब्सोल्यूट राइट ट्रांसफर होते हैं। एब्सोल्यूट राइट्स मतलब जो भी आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के सारा का सारा राइट्स जो है जिसको आप बेच रहे हो वो पूरे के पूरे ट्रांसफर होंगे। गिफ्ट में क्या होता है, गिफ्ट में भी सारे राइट ट्रांसफर होते हैं लेकिन ये चीज नहीं होती। कंसिडरेशन क्या होता है, मनी नहीं होती, कुछ नहीं मिलता, फ्री में देते हो आप, तो वो गिफ्ट हो गया। एक्सचेंज में क्या होता है, एक्सचेंज में कंसिडरेशन में थिंग की जगह थिंग, मतलब वो आपको कोई चीज दे रहा है उसकी जगह आप भी उसको चीज दे रहे हो। उसका जयपुर में प्लॉट है, उसने आपको जयपुर का प्लॉट दे दिया, आपका प्लॉट बॉम्बे में है, आपने बॉम्बे वाला प्लॉट उसको दे दिया और प्लस कुछ पैसा दे दिया। लेट्स अज्यूम दैट, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। मॉर्गेज में एब्सोल्यूट ट्रांसफर नहीं होता है, आप उसको केवल उसके जो एक तरीके से जो आपने उसको डेट लिया है या जो प्रोमिसेस हैं उसको पूरा करने के लिए आपने उस गुड्स को, उस इमूवेबल प्रॉपर्टीज को आपने उसको मॉर्गेज कर दिया है। जब आप डेट रीपे कर दोगे तो आपको वो प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। लीज क्या होता है, लीज है कि लिमिटेड इंटरेस्ट आपने ट्रांसफर किए हैं वो बेनिफिशियल यूज के लिए, कि भैया आप ये प्रॉपर्टी ले लो, आप इसको थोड़े टाइम के लिए यूज करो, यूज करने के बाद ये प्रॉपर्टी मेरे को वापस दे देना, दैट इज लीज। हायर परचेस क्या होता है, हायर परचेस में वो जो पर्सन है जिसको जो हायरर है उसको क्या करना है, पेमेंट करना है, पर उसके पास ऑप्शन होता है कि वो कभी भी अपनी इस ट्रांजैक्शन को टर्मिनेट कर सकता है। हायर परचेस में वापस वो प्रॉपर्टी किसके पास आ जाती है, वापस जो ट्रांसफरर है उसके पास आ जाती है। सेल के अंदर एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाता है। इवन दो सेल में पेमेंट ईएमआई में हो सकता है, प्लीज ये ध्यान रखनी है, सेल के अंदर भी ईएमआई में ट्रांजैक्शन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सेल के अंदर आपको पूरा पैसा अभी देना है, पैसा आप सेल के अंदर भी फ्यूचर में दे सकते हो, लेकिन सेल के अंदर ओनरशिप का ट्रांसफर तुरंत होता है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो जाता है। हायर परचेस में ट्रांसफर तभी होता है जब लास्ट पेमेंट आपको मिल गया हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल गया हो। सो दीज ये जो अलग अलग कंसेप्ट है उनका ये डिफरेंसेस है बहुत, ये आपने कई जगह पढ़ा होगा बिकॉज इट वाज रिलेवेंट हियर सो आई डिस्कस्ड। नेक्स्ट है सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है। देखिए पहले क्या होता है कि पहले आप ये प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हो, मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, आप इसके ओनर हो और आप ये प्रॉपर्टी बी को बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो। तो सेल करने से पहले आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एज पर 1872 एक्ट के हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप इस प्रॉपर्टी को सेल करोगे बी को। तो कॉन्ट्रैक्ट और सेल में क्या डिफरेंस होता है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट और सेल में अगर आपको डिफरेंस देखना है तो सेल में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, वेयर एज जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एक एग्रीमेंट है फॉर द सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यूचर ऑन द टर्म्स एग्रीड बिटवीन द पार्टीज। इट इज नॉट द कंप्लीट, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, सेल के अंदर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आप एग्री करते हो कि फ्यूचर में ट्रांसफर करोगे। तो आफ्टर सेल ऑल द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ओनर ट्रांसफर इनटू द वेंडी, वेंडी मतलब जो परचेजर है,
बट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऐसा नहीं होता है। जो प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो वेंडर के पास ही रहता है। जो सेल है दैट कन्वे ए लीगल टाइटल टू द परचेजर बिकॉज द एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफ द वेंडर पासिस टू द वेंडी। पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं है। इसमें लीगल ट्रांसफर जो लीगल टाइटल है उसका ट्रांसफर नहीं होता है। ए सेल क्रिएट्स राइट इन रैम means against the world, whereas the contracts of sale creates a right in personam। मतलब अगर कोई वायलेशन हो रहा है तो आप अगेंस्ट दैट पर्सन ही जा सकते हो। और सेल को लिए एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर वो टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो 100 रुपीज से ज्यादा, और अगर वो इंटेंजिबल है तो आपको विदाउट एनी लिमिट आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहे वो 5 रुपए का भी आइटम हो, लेकिन वो इंटेंजिबल है। क्योंकि इंटेंजिबल को आप देख नहीं सकते, पोजीशन नहीं हो सकता उसका, तो उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। क्योंकि आप ये सोचिए, आप एक टेंजिबल थिंग है उसका तो एक पोजीशन हो सकता है, लेकिन जो इंटेंजिबल है उसका पोजीशन नहीं हो सकता। तो उसका अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो ये था हमारा सेक्शन 54, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेल क्या होती है, मेनली हमने सेल का बारे में बात की ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। आगे वाले वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लायबिलिटीज की बात करेंगे कि सेलर और परचेजर की क्या क्या लायबिलिटीज होती हैं और उसको किस तरह से डील किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियर।